नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर में आपका सेकेंड पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, पाठ्यचर्या का विकास और आकलन, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 डिटर्मिनेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक एवं प्रतिमान। इसके अलावा सेकेंड पेपर पर जितने भी वीडियो बनी हैं उन सब की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि जब हम पाठ्यचर्या का विकास करते हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो पाठ्यक्रम विकास में निर्धारक के रूप में, निर्णायक के रूप में सामने आती हैं। पाठ्यचर्या को आधार प्रदान करने वाले अनेक निर्धारक तत्व हैं। बहुत सारी बातों पर पाठ्यचर्या का विकास निर्भर करता है। मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में शिक्षा का प्रमुख योगदान है। शिक्षा के अभाव में मानव जीवन, जो मानव है, जानवर के समान ही कहा जा सकता है। शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यचर्या धुरी का कार्य करती है। जो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया है उस पर, उसी को पाठ्यचर्या चलाए रखती है, यानी कि पाठ्यचर्या धुरी का कार्य करती है जिस पर पूरी हमारी शैक्षिक प्रक्रिया टिकी है। समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती रहती है, क्योंकि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया विभिन्न तत्वों एवं सिद्धांतों पर निर्भर करती है। ठीक है, बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है, जिसमें प्रमुख हैं दार्शनिक निर्धारक, समाजशास्त्रीय निर्धारक और मनोवैज्ञानिक निर्धारक। इसके अलावा बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपके आर्थिक निर्धारक, पर्यावरणीय निर्धारक, राजनीतिक निर्धारक, सांस्कृतिक निर्धारक। ठीक है, तो प्रमुख रूप से हम देखेंगे दार्शनिक निर्धारक, समाजशास्त्रीय निर्धारक और मनोवैज्ञानिक निर्धारक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दार्शनिक निर्धारक। जो हमारे पाठ्यक्रम है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था है, बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराओं पर निर्भर करती है। जैसे कि हमने आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, ठीक है, प्रकृतिवाद पढ़ा था। सबने अपनी अलग अलग शिक्षण विधियाँ बताई, अलग अलग पाठ्यक्रम बताया, यानी कि शिक्षा प्रक्रिया दार्शनिक विचारों पर निर्भर करती है। रोस महोदय ने यहाँ तक कह दिया है कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है, यानी कि शिक्षा और दर्शन पर इतने ज़्यादा डिपेंड है, एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान। और ये रोस महोदय का एक इंपॉर्टेंट कथन है। जहाँ पर आपकी फिलॉसफी पूछी जाती है वहाँ पर ये क्वेश्चन जनरली पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा प्रक्रिया पर दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दार्शनिक विचारधाराएं जैसे कि प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद ने अलग अलग शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, अलग अलग आदर्श बताए हैं। आदर्शवाद ने कहा है कि आध्यात्मिकता पर जोर दो, प्रकृतिवाद ने कहा है नहीं, करके सीखो, ठीक है, जो आधुनिक मेथड हैं उनको जोर दो। अतः पाठ्यक्रम विकास दार्शनिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है, दार्शनिक विचारधाराओं पर भी निर्भर करता है। उनके आधार पर भी पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। अब इसके बाद आता है समाजशास्त्रीय निर्धारक, यानी कि जो हमारी शिक्षा है एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये हमने शिक्षा की प्रकृति में पढ़ा था। तो शिक्षा प्रक्रिया समाज पर भी निर्भर करती है। शिक्षा के द्वारा बालक में सामाजिक गुणों को पैदा किया जाता है। सामाजिक गुणों से तात्पर्य क्या है, किस तरह से हमें समाज में बिहेव करना है, कौन सा जो व्यवहार है वो सामाजिक है, कौन सा असामाजिक है, यानी कि शिक्षा के द्वारा बालक में सामाजिक गुणों को पैदा किया जाता है। पाठ्यक्रम का विकास करते समय ऐसे विषयों को स्थान दिया जाए जिनसे सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, क्योंकि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसी समाज की आवश्यकताएं होती हैं वैसी ही शैक्षिक प्रक्रिया हो जाती है। जैसी आज की समय हमारी आवश्यकता है तकनीकी आवश्यकता, तो शैक्षिक प्रक्रिया में तकनीकी विषयों को जोड़ा जा रहा है। जो प्राचीन काल में आध्यात्मिक विषय थे उनको हटाया जा रहा है। तो शिक्षा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ठीक है, पाठ्यक्रम का विकास करते समय ऐसे विषयों को स्थान दिया जाए जिनसे सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, क्योंकि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। पाठ्यचर्या विकास में कई समाजशास्त्रीय निर्धारक तत्व अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक विश्वास, सामाजिक मूल्य, सामाजिक अपेक्षाएं। ठीक है, समाज की शिक्षा से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इन्हीं के आधार पर शैक्षिक जो है हमारा पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक निर्धारक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर भी पाठ्यचर्या का विकास निर्भर करता है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। मनोविज्ञान का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ा है कि मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बना दी गई है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के लिए ही। ठीक है, ऐसा मनोविज्ञान जो शिक्षा से संबंधित हो। तो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। किस तरह शिक्षा को बालक के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, ये हमें मनोविज्ञान ही
बताता है, ठीक है। जैसे कि ये एक बाल मनोविज्ञान अलग से बना दिया गया है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित बनाई है, बच्चों के लिए किस तरह से शैक्षिक व्यवस्था उपयोगी हो, इसके लिए अलग से एक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, शाखा बना दी गई है। शिक्षा में मनोविज्ञान को देखते हुए इसकी एक नई शाखा का निर्माण किया गया है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी बना दी गई, ठीक है। मनोविज्ञान के कारण ही बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिला है, जो कि आज के समय ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। शिक्षा प्रक्रिया में बालकों को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है, बाल केंद्रित यानी कि बालकों को प्रमुख स्थान दिया गया, और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि का निर्धारण बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के आधार पर किया गया, ठीक है। यही होती है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। अब इसके बाद पाठ्यक्रम निर्धारक के रूप में भारतीय संविधान में निहित मूल्य, कौन कौन सी वो बातें हैं भारतीय संविधान में जो पाठ्यक्रम निर्धारण में अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम विकास में अपना जो है अपनी छाप छोड़ती है। भारतीय संविधान ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्तर समान है, किसी भी व्यक्ति या नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को इन संवैधानिक मूल्यों की जानकारी नहीं होती। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको संविधान ने बता दिया गया कि 6 से 14 वर्ष वाले बालक का कि आपकी शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 45 में बता दिया गया। तो वो यहाँ तक यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपना अधिकार पाने के लिए। इसीलिए पाठ्यक्रम का विकास के रूप में संविधान में भी कुछ निहित मूल्य हैं, कुछ बातें हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्तर समान है, किसी भी व्यक्ति या नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को इन संवैधानिक मूल्यों की जानकारी नहीं होती। पाठ्यक्रम निर्धारक के रूप में संविधान में वर्णित मूल्य निम्न है, ठीक है, जो प्रमुख हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा है धर्मनिरपेक्षता। अब जब लॉन्ग में हम क्वेश्चन लिखते हैं तो मौलिक अधिकारों के बारे में भी डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार क्या हैं, तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के हित के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित हो सके और उनको विकास के अवसर मिल सकें। यानी कि जैसे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, वो हमें अधिकार देता है कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार है, किसी भी पब्लिक प्लेस में हमसे समानता के जो है व्यवहार किया जाए। तो मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है तथा सरकार को अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करने देते, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, सरकार की मर्जी के खिलाफ जा सकते हैं। सरकार ऐसा चाहे कि सपोज किसी एक धर्म को बढ़ावा देना चाहे, लेकिन ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार में हमें कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम भी अपने धर्म की स्वतंत्रता जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है तथा सरकार को अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करने देते। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निम्न है, ठीक है। सबसे पहला है समानता का अधिकार, ये मिलता है हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। हम यहाँ पर केवल शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकारों की। डिटेल में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनको डिटेल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक, ठीक है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में अनुच्छेद में मिलता है। इसके बाद है संवैधानिक उपायों का अधिकार। नोट में यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसे एक कानूनी अधिकार केवल बना दिया गया। यानी कि पहले जो है मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, अब कितने हैं, 6 हैं। अब इसके बाद सेकंड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हमारा तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जिन्हें केंद्रीय तथा राज्य सरकारें कानूनों का निर्माण करती हैं, यानी कि दोनों मिलकर निर्माण करते समय अपने अपने समझ रखती हैं। इनका वर्णन अनुच्छेद 37 में किया गया। भारतीय संविधान में लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और विविध सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत यानी कि समाज में सबको बराबर का हक मिले, ठीक है। जैसे कि गांधीवादी क्या थे, गांधी विचारधारा क्या है कि सभी धर्म को समान मानना। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत बताता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सब बराबर हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता,
अगर हम हिंदी में यही कहें कि धर्मनिरपेक्षता दो शब्दों से मिलकर बना है, धर्म और निरपेक्षता, जहाँ पर निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, उदासीनता, न्यूट्रलिटी, यानी कि धार्मिक रूप से जब हम कहते हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि धार्मिक रूप से उदासीन है, ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, ना किसी धर्म को यानी कि जो है कम करता है, ना बढ़ाता है, ठीक है, ना सपोर्ट ना अपोज। तो भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य ना तो धार्मिक है, ठीक है, राज्य का मतलब होता है सिंपली क्षेत्र, कोई भी हो, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य ना तो धार्मिक है, ना अधार्मिक, और ना ही धर्म विरोधी है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों और कार्यवाहियों में बिल्कुल पृथक है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ बताते हुए वेंकटरमन ने कहा था, धर्मनिरपेक्ष ना तो धार्मिक होता है, ना धर्म विरोधी, अपितु कट्टर धार्मिक सिद्धांतों तथा गतिविधियों से पूर्णतः पृथक रहता है, यानी कि ना तो किसी धर्म को सपोर्ट, ना किसी का अपोज, और इस प्रकार धार्मिक मामलों में उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाठ्यचर्या में जो है निर्धारक, पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।